न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सीबीआई रिमांड पर लिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। ईडी की पूछताछ खत्म होने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। सीबीआई के संयुक्त आयुक्त विप्लव चौधरी के नेतृत्व में केजरीवाल से पूछताछ के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें सीबीआई की तरफ से डीएसपी लेवल के 4 अधिकारियों को शामिल किया गया था। 2 चरणों की पूछताछ हो चुकी है। तीसरे चरण की पूछताछ अभी चल रही, या हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले, चूंकि ये 1 घंटे पहले का अपडेट है, तो हो सकता है वो पूछताछ भी खत्म हो गई हो। सभी चरणों की पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसे समय आने पर कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश भी किया जा सके। सामान्य और जरूरी फॉर्मेलिटीज के सवालों के बाद केजरीवाल से पूछताछ का मुख्य आधार पहले से ही इन मामलों में गिरफ्तार हो चुके लोगों के बयान के आधार पर बनाया गया है। सीबीआई ने करीब 1000 प्रश्नों की सूची बनाई है, जिसके जवाब केजरीवाल से लिए जाएंगे। सवाल घोटाले में शामिल, यानी शराब घोटाले में शामिल मुख्य किरदारों से उनके संबंध के बाबत भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूछताछ करने और मामला चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत केंद्र सरकार से पहले ही अनुमति ले ली थी, और केंद्र सरकार ने यह अनुमति सीबीआई को अप्रैल के महीने में ही दे दी थी। यानी सीबीआई जो पूछताछ कर रही है, इसकी अनुमति पहले दी जा चुकी थी और इसीलिए उन्हें रिमांड भी मिली। इस अनुमति को लेने के लिए सीबीआई ने उनके द्वारा की गई जांच के दस्तावेज भी कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने जो है वो पेश कर दिए थे। यानी मामला जो है सीरियस है, और जो केंद्र सरकार है वो भी इस बात को समझ चुकी है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और ये बिना रिमांड के, बिना पूछताछ के जो है इसमें से कोई भी हल नहीं निकलने वाला, जिसे देखने के बाद केंद्र सरकार द्वारा यह अनुमति दी गई थी। केजरीवाल की मुसीबत फिलहाल यहां पर खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद एनआईए भी केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए लाइन में खड़ी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कुछ दिन पहले केजरीवाल को 2014 से 2022 के बीच $16 मिलियन यानी तकरीबन 134 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। पन्नू के अनुसार खालिस्तान समर्थकों ने 1993 के दिल्ली बम धमाके के आरोपी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई के एवज में यह राशि दी थी। पन्नू का यह बयान पब्लिक डोमेन में आने के बाद से एनआईए ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद पन्नू के बयान की सच्चाई जानने के लिए एनआईए केजरीवाल को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, और कोर्ट से वो रिमांड मांग सकती है। इस बीच केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी सवाल फिर से उठने लगा है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है, और जो उनके एक नेता है, उन्होंने, जी हाँ, मैं कांग्रेस की ही बात कर रहा हूं, कांग्रेस नेता ने आपत्ति जताई है, और लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ हाथ मिलाकर चुनाव जो लड़ रही थी, उसी के एक नेता, यानी उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उदित राज, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल खड़ा कर दिया है। केजरीवाल के मुख्यमंत्री बने रहने की संवैधानिकता पर पहले भी चर्चा हो रही थी, और दिल्ली के एलजी के सक्सेना भी इस पर विचार कर रहे हैं, और विशेषज्ञों से, खासतौर पर जो विधि के सलाहकार हैं, उनसे विचार कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया जाए, इसमें कोई लीगल अड़चन तो नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या सीबीआई उगलवा पाएगी अरविंद केजरीवाल के सीने में छुपे राज। पहले दिन सीबीआई ने केजरीवाल से क्या किए सवाल, और केजरीवाल ने उन सवालों के क्या दिए जवाब, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्या पूछताछ के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल को कर सकती है गिरफ्तार? क्या केजरीवाल की दिल्ली सरकार को किया जा सकता है बर्खास्त? क्या है दिल्ली में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? क्योंकि अगर सरकार बर्खास्त होती है तो राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र जो है इसका विकल्प है, क्योंकि दूसरे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है वो टेक्निकलिटी जब तक पूरी होगी तब तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पहले दिन जो सवाल पूछे गए थे अरविंद केजरीवाल से, वो सवाल क्या है और उसके जवाब उन्होंने क्या दिए थे। एक बार बबल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। सीबीआई अपनी शराब नीति में शराब माफियाओं को लाभ और सरकार के राजस्व को, भुगतान को नुकसान पहुंचाया, यह सवाल पूछा गया था। तो उसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि नहीं, सीबीआई आपकी सरकार का यह नीतिगत फैसला था। इसके एवज में भी नहीं कहा कि नहीं, यह जो नीतिगत फैसला हमारा नहीं था सीबीआई शराब नीति में, हाँ, यह फैसला मेरे कैबिनेट में लिया गया था, केजरीवाल ने कहा। उसके बाद सीबीआई ने पूछा कि शराब नीति में बदलाव के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया इस विभाग के मंत्री हैं, वही बता सकते हैं।
मनीष सिसोदिया को आप इसके लिए दोषी मानते हैं? तो उन्होंने, केजरीवाल ने कहा कि नहीं, वो मनीष सिसोदिया को इसके लिए दोषी नहीं मानते। फिर सीबीआई ने कहा कि शराब नीति में बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने कहा कि शराब नीति में बदलाव कोई अपराध नहीं है। शराब नीति में फिर से उन्होंने, सीबीआई ने पूछा कि शराब नीति में बदलाव के लिए साउथ ग्रुप से सुझाव आए थे? तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। व्हाट्सएप पर आए सुझाव को पॉलिसी में शामिल किया गया था, इस बात के बाबत जब पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा कि मुझे इसका पता नहीं है। फिर सीबीआई ने पूछा कि कैबिनेट से अप्रूव पॉलिसी और फाइनली जो लागू की गई थी पॉलिसी, इसमें क्या अंतर था? तो अंतर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये बात जो है उन्होंने कहा। ये सारी बातें जो है, चूंकि 1000 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पब्लिक डोमेन में आ सकते थे अपने सोर्सेज के हिसाब से, जो हमें पता चला है, वो हम आपके सामने यहाँ पर दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे और क्या जवाब केजरीवाल ने उसके दिया। हालांकि ये पहले दिन का है, 2 दिन का वक्त जो है अभी और है। इन 2 दिन में और जो सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, उनकी एक सूची जो है हमारे पास भी, हमारे सोर्स जो है हमें अवेलेबल कराएंगे, तो फिर वो हम आपके साथ साझा करेंगे और इसी तरीके से हम आपको दिखाएंगे। हालांकि मुसीबत जो है अरविंद केजरीवाल की, वो अभी खत्म होती नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद जो एनआईए है, एनआईए लाइन में लगी हुई है। और पन्नू ने जो आरोप लगाए थे कि 134 करोड़ रुपये जो है उन्होंने भुल्लर को रिहा करने के लिए दिए थे, उन आरोपों की भी जांच हो रही है। और आपको पता है कि पंजाब के जेल में भुल्लर बंद था, और जब सरकार आई अरविंद केजरीवाल की, जब मान की सरकार आई, तो भुल्लर को जेल से रिहा कर दिया गया था। और इसी पर उसके बाद जो है ये सारी चीजें जो सामने आई है, अब इसकी भी जांच होगी, करेंगे हम चर्चा आगे भी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। बहुत कम सवाल जो है हम आपको दिखा पाए हैं, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज ने अब तक बताए थे वही सवाल, हालांकि बहुत सारे अनुमानित सवाल हैं हमारे पास, लेकिन वो भी आपको चर्चा के दौरान बताएंगे। लेकिन ये जो सवाल थे वो हमारे सोर्स ने बताया कि ये सवाल पूछे ही गए हैं, यानी इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं कह सकता। हमारे पास कुछ मेहमान हैं, उन मेहमानों से मैं आपका परिचय कराऊं। पहले अधिवक्ता नकीन मेहरा हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आलोक वत्स हैं बीजेपी की तरफ से, और संदीप मिश्रा अधिवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी के जो नेता, जो कि अधिवक्ता भी हैं, नकीन मेहरा से मैं उनसे करना चाहूँगा। नकीन जी, क्या आपको लगता है जो रिमांड मिली है, सीबीआई की रिमांड जो दी गई है सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के, 3 दिनों में क्या पूछ लेगी? और क्या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल वो सारी चीज़ें बता देंगे? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जांच जिस दिशा में चल रही है और एजेंसियों को जो सबूत मिल रहे हैं, वो सबूत जो है ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट जो है था, केजरीवाल के लेवल पे सरकार इन्वॉल्व थी पॉलिसी को चेंज करने में, इस शराब घोटाले में? मैं ये बताना चाहूंगा कि लिक्विड मामले पर कब से गवर्नमेंट जो है सीबीआई कब से इंक्वायरी करे, कब से ये मामला चल रहा है, लेकिन जब से लेकर आज तक अभी तक कोई भी केजरीवाल के अगेंस्ट में कोई भी एक भी प्रूफ सीबीआई को नहीं मिला। यदि प्रूफ मिलना होता तो वो पहले से इनको गिरफ्तार कर सकती थी। इतने टाइम से उन्होंने क्यों नहीं किया इस तरह से? कब से? जब ये इलेक्शन चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव सामने आता है, उस टाइम पर भी गिरफ्तारी की जाती है, और तब ये देश के अंदर हालात बनते हैं कि पूरी पब्लिक, जो देश की पब्लिक है। आपकी आवाज बीच में चली गई थी। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तब इन्होंने ना चाहते हुए मजबूरीवश इनको जेल से रिहा करो। मैं कहूंगा कि लिक्विड घोटाले आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कहीं पर किसी प्रकार कोई रोल नहीं। ठीक है, जो पॉलिसी थी वो ठीक चल रही थी, लेकिन ना चाहते हुए पता नहीं कितनी सीबीआई है, ईडी है, कितनी चीजें हैं, कितनी इंक्वायरी हुई, हर चीज, सारी चीजें बीजेपी की गवर्नमेंट। आप ये कहें इंक्वायरी तो अभी चल ही रही है ना नकीन मेहरा जी, अभी इंक्वायरी कोई खत्म नहीं हुई है, इन प्रोसेस है। और सीबीआई पहली बार पूछताछ कर रही है, इससे पहले ईडी पूछताछ कर रही थी। आप लोगों को कंफ्यूज ना करें, अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई जो है वो शराब जो लीकर जो पॉलिसी थी, पॉलिसी को लेकर के जांच जो है सीबीआई कर रही है। और ईडी जो है, ईडी वो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये जो है वो आए थे, और भी बहुत सारे पैसे आए थे, और वो ट्रेल जो है वो ईडी जांच कर रही थी। ईडी और सीबीआई दोनों अलग अलग, हालांकि एक ही घोटाले के दोनों अलग अलग एंगल हैं, और दोनों एजेंसियां अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, पहले दिन की रिमांड है। आज कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 1000 के करीब जो है। पॉलिसी ले लीजिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, जो लोग घोटाले कर रहे हैं, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में सारे घोटाले सब साफ हो जाते हैं। एक धुलाई की मशीन चली हुई है। आज मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो अपराध करते हैं, जो जुर्म करते हैं, जो
जो पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। बीजेपी में जाने के बाद सारे सब कुछ खत्म हो जाते हैं, और जो बीजेपी में जब जो शामिल नहीं हो तो पाता, जो उस पर दबाव बनाया जाता है, वो किसी भी तरह का दबाव बनाया जाता है। एमएलए एमपी आज तो देश जान चुका है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पॉलिसी, और इतनी गंदी राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर कर रही है। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, 400 सीटें, जो ये 400 पॉलिटिकल मामला नहीं है। सर, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने रिजेक्ट किया है ये आपको। क्लियरली पॉलिटिकल मामला ही है, ये राजनीति से संबंधित मामला है। पहले लोकसभा चुनाव थे, अब हरियाणा के अंदर, देश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये जो लोग एक्चुअल में मुलजिम है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ में सीबीआई ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं करती? उनके खिलाफ में क्यों इंक्वायरी करी है? जो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, अपनी सरकार के अंदर लोगों को सारी चीजें मुहैया करवा रहे हैं। जो जनरल पब्लिक है, उनकी जो निजी जरूरतें हैं, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट उनको बंद कर रही है, वो तो उनको तो कुछ नहीं कर रही। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल कह रहे हैं तो आप आलोक वत्स जी हैं, पॉलिटिकल जवाब देंगे आपको। सर बिल्कुल पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल चलिए, आपको लगता है पॉलिटिकल, दुनिया को नहीं लगता, कोर्ट को नहीं लगता? क्योंकि कोर्ट में तो आप गए थे ना, अगर पॉलिटिकल मामला होता तो भाई दुनिया को लगता है, हाई कोर्ट ने कहा ना कि ये जो गिरफ्तारी है वो लीगल है। हाई कोर्ट ने कल कहा ना, आपने गिरफ्तारी को चैलेंज किया था ना। ऑर्डर आने से पहले ही अपील में पहुंच के, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, और मैंने पहली बार देखा ऑर्डर नहीं आया है, उससे आने से पहले ही इन्होंने अपील में पहुंच के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंच गए सर? कम से कम इतना तो सोचे कि ऑर्डर तो आने देते हैं, ऑर्डर का वेट तो करते हैं। ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन जज साहब, 20 साल से आप वकील हैं, मैंने कभी इस तरह की अपील नहीं देखी, कि जिसके अंदर ऑर्डर आया नहीं है और ऑर्डर आने से पहले ही अपील में पहुंच जाते हैं बेल के अगेंस्ट में। ये क्या चीज है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया जा रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा है। एक उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो व्यक्ति जनता के हित के कार्य कर रहा है, जो बिजली मुहैया करवा रहा है, जो 24 घंटे बिजली मुहैया करवा रहा है, और बच्चों को स्कूल के भविष्य को ले। संदीप मिश्रा जी ने हाथ उठाया है, चूंकि आपने लीगल की बात करी है, अधिवक्ता है। पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मंत्री नहीं मिलेगा, शिक्षा मंत्री, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को चेंज किया है पूरे देश के अंदर। और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये इस पे बात करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। इस पे आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनकी शिक्षा नीति पे या उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए हुए काम पे हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम सीबीआई ने जो उनसे पूछताछ की है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और आपने जो बात लीगल पॉइंट्स उठाए हैं उसको संदीप मिश्रा जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। संदीप जी। नकीन जी, अगर मेरी जानकारी सही है और मैं गलत बोलूंगा तो कहिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी शायद आप लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। हाँ है या गलत है बताइएगा? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्या? सर ये प्रोसीजर है। एक मिनट, आपने टेक्निकलिटी का मुद्दा उठाया है, मैं टेक्निकलिटी सवाल पूछ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए हैं? ऑर्डर आया नहीं है, और ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में पहुंच गए पहले से। मेरा कहना ये है, नहीं आप लोग सुनिए, हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है क्या आप लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए? अरे आप सीनियर काउंसिल है, आपको सुनना चाहिए। जब तक ऑर्डर नहीं आता तो अपील में कैसे? तो वही बात तो आप भी कह रहे हैं ना, वही बात तो ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, आप नकीन जी देखिए, वो बड़ा टेक्निकल चीज आप कह रहे हैं जी कि राउस एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं थी, आप हाई कोर्ट चले गए अपील करने के लिए खिलाफ में, और आपके पास भी तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो आप भी तो उसी रास्ते चल रहे हैं ना, वो कर रहे हैं तो आपको आपत्ति है, आप कर रहे हैं तो वो ठीक है। आप अधिवक्ता हैं, हमारे भाई हैं, आप जानते हैं बेहतर कि दो कानून नहीं हो सकते ना। देखिए, सब कानून को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है अपने फायदे के लिए, और यही चीज सारी चीजें चल रही है, लेकिन कानून जो है वो अपने हिसाब से काम करता है। आलोक वत्स जी हमारे साथ में। ठीक है, आपने टेक्निकलिटी की बात करी थी, संदीप मिश्रा जी ने क्लियर कर दिया आपको। आलोक वत्स जी हमारे साथ में। आलोक जी, क्या पॉलिटिकल मामला कहने की ये चुनाव के पहले इस तरीके की चीज़ों को उठाना, गिरफ्तारी करना, और ख़ासतौर पे बीजेपी में वही लोग आ जाएं तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है रेजिडेंट एडिटर साहब। मुकेश जी, जो कोई हमारे दल में आया है उसके केस किसी के खत्म नहीं हुए हैं। जिसके भी केस हैं वो चल रहे हैं, और अगर उसमें उनको सजा होगी तो वो दोषी होंगे, तो उनको सजा जो होगी वो मिलेगी। बिल्कुल। रही बात केजरीवाल जी की, तो अब ये फंस गए हैं बुरी तरीके से। अब इनके खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके बेल प्ली को रिजेक्ट करना, और एक बार जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने दे भी दिया था इनको बेल, तो तुरंत उस पर शिकंजा कस गया और इनका बेल कैंसिल हो गया। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि अब मामला, अब ये क्लोज टू
इन्वेस्टिगेशन आ चुके हैं, इनके खिलाफ सीबीआई को और ईडी को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। और सही बात है, इन्होंने जितना अपने को साफ पेश करने की कोशिश की, उतना ही इनके सीनियर मंत्री और ये स्वयं इस घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आबकारी नीति इनकी इतनी सही थी तो इन्होंने इमीडिएट क्यों उसको रिवर्स कर दिया? बिल्कुल, जैसे इसका मामला उठा इन्होंने तुरंत रिवर्स कर दिया। ये सवाल आज सीबीआई ने भी पूछा है। ये सवाल जो है आज सीबीआई ने अपने इंक्वायरी में जो पूछताछ चल रही है उसे पूछा है। अगर मेरी कोई नीति सही है तो मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, लेकिन अंत तक मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। इन्होंने इमीडिएट उसको चेंज कर दिया, उसके बाद से लगातार खेल यहाँ चेंज नहीं किया, उसे विड्रॉ कर दिया, पुरानी पॉलिसी ही लागू कर दी, उसको विड्रॉ ही कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा कि इसके बाद इनके सीबीआई को, ईडी को इनके ट्रेल तेलंगाना तक मिले। आपको गोवा के इलेक्शंस में भी इसके तार जुड़े हुए मिले, तो अब शिकंजा इन पर कस चुका है। और मैं एक लीगल आदमी नहीं हूं, इसलिए कि मैं इसके लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं जा सकता हूं, बट जहां तक मेरी जानकारी है कि नाउ ही इज इन डीप प्रॉब्लम और अब इन पर शिकंजा कस जाएगा और ये सजाफ्ता भी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं संदीप जी के पास आऊँ। संदीप जी, क्या लगता है इनको तीन दिन की रिमांड है, आज पहला दिन पूरा हो गया, कल परसों करीब 1000 लिस्ट जो सवाल के जो है वो सूची बनाई गई, 1000 सवाल पूछे जाएंगे। क्या वैसे सवाल है, क्या आपको लगता है जो चीज़ें जो सबूत है उनसे बातचीत करने का, अगर वो डिनाई करते हैं, जैसे कि उनसे पूछा गया कि आपने क्यों पॉलिसी चेंज की, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी चेंज करने की जानकारी मुझे नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि जब व्हाट्सएप में जो सुझाव आए थे वही सुझाव जो है नई पॉलिसी जो लागू हुई है उस पॉलिसी में थे, और कैबिनेट से जो पास हुआ था पॉलिसी, उस पॉलिसी में और जो लागू हुआ है दोनों की पॉलिसी के ड्राफ्टिंग में अंतर है। ये अंतर कहाँ से आया और ये अंतर कौन किया? मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर सबकी मिलीभगत थी कि कैबिनेट से जो पास हो रहा है ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट जो है चूंकि उसमें कैबिनेट में केजरीवाल थे तो उनको बचाने के लिए ये इस तरीके की ड्राफ्टिंग हो रही थी, या इस तरीके का चक्रव्यूह रचा जा रहा था? नहीं, देखिए, पहली बात मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं कि ईडी के मामले के साथ साथ ही सीबीआई के मामले की जरूरत क्या थी। ईडी का मामला जो था वाइकेरियस लायबिलिटी पे था, मतलब अप्रत्यक्ष से जो कुछ भी काम हो रहा था उसके लिए केजरीवाल जी पर आरोप लग रहे थे या केजरीवाल जी की तरफ उंगली उठ रही थी। बिल्कुल। लेकिन जो सीबीआई का मामला है, सीबीआई के मामले में इनकी पर्सनल लायबिलिटी बन रही है। ब्राइब जो दिया गया है, जो फॉर्जरी की गई है, या जो करप्शन किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, इन सभी में केजरीवाल जी को सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और इसलिए ये दो जब मामले चलेंगे तो अगर कहीं पीएमएलए के मामले में इनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिल भी जाए तो यहां से रिलीफ नहीं मिलने वाली है, और ये मामले जो है इनके गले की हड्डी बनेंगे। अब दूसरी बात पे मैं आपके आता हूं कि जो इन्वेस्टिगेशन में सवाल पूछे जा रहे हैं उसका क्या होगा। आपने देखा होगा, अगर अपने अधिवक्ता भाइयों से पूछेंगे तो अदालत में जब क्रॉस एग्जामिनेशन या कुछ सवाल पूछे जाते हैं, पुलिस वाले ही कोई इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें एक्यूज की याददाश्त चली जाती है। हर बात पे कहता है मुझे कुछ नहीं पता जी, मेरे को इसमें कोई जानकारी नहीं है। और जब खास करके मुख्यमंत्री हैं राज्य के, जिनके पास विक्टिम कार्ड खेलने वाली एक बहुत बड़ी टीम है, तो उनके पास तो कोई बाध्यता भी नहीं है सीबीआई के सवालों का जवाब देना। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन से सीबीआई को कुछ हासिल होगा। हाँ, एक चीज हासिल हो सकता है, कन्फ्रंट कराने के लिए जो बाकी के एक्यूज हैं एक अच्छा खासा आधार तैयार होगा। और जब अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया जी के सामने बैठाया जाएगा, जब सत्येंद्र जैन जी के सामने बैठाया जाएगा और उनके सवालों को एक दूसरे से कन्फ्रंट कराया जाएगा, तो वहां पर जो याददाश्त चली गई है, तीनों की याददाश्त फिर एक दूसरे से जुड़ करके वापस आनी शुरू होगी। और तीसरी बात मैं कहूं, जो भी इसमें एक्यूज हुआ है, अगर कन्विक्शन होगा या कोई सजा होगी या कोई चार्ज फ्रेम होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से फ्रेम होंगे। मैं बता रहा हूं, सीडीआर जो है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है, ईमेल कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है, और जो सबसे बड़ी सुई अदालत के निगाह में जा रही है सस्पिशन की, कि जो आईफोन मिसिंग है, जो आईफोन के पासवर्ड आपने नहीं बताए हैं, ये सारी चीजें एक्यूज के खिलाफ जा रही हैं। और प्रिजम्पशन पे जवाब देना केजरीवाल जी का बनेगा, और अगर इन सब चीजों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो निश्चित ही कन्विक्शन की तरफ इनका केस बढ़ेगा। जी, दो चीजें मैं इसमें पूछना चाहता हूं, आप लॉयर हैं, मेरी जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं कि दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे। दो चीजें हैं,
एक आईफोन का जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड अगर वो भूल गया कहे तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप पासवर्ड उनसे पूछ लेंगे। और एप्पल की जो पॉलिसी है वो पासवर्ड वो बताएगा नहीं आपको, वो खोल के नहीं देगा। आप भूल गए हैं, इस बात को दिलवाने के लिए कानून भी कोई नहीं है, यानी वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मनी ट्रेल जो है, मनी ट्रेल कहीं पे नहीं मिल रहा है किसी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जो ईडी ने भी जांच किया, कोई मनी ट्रेल उनके पास नहीं है। इसके बाद जो उनके पर सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई इस बात की इंक्वायरी कर रही है कि आपने जो लिकर पॉलिसी बनाई थी, वो लिकर पॉलिसी जो है वो प्राइवेटाइजेशन करे, प्राइवेट प्लेयर को फायदा दिलवाने के लिए और सरकार के खजाने का नुकसान कराने के लिए हुआ था। तो पॉलिसी मेकिंग तो सरकार का काम है कि कोई पॉलिसी अच्छी होती है, कोई पॉलिसी खराब होती है। पॉलिसी बनाई गई थी, इसमें साजिश है, ये कैसे साबित हो पाएगी? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे अभी अरविंद जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जाने, मनीष सिसोदिया का डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी फाइल क्या एलजी के पास बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोई भी मंत्री डायरेक्ट अपनी फाइल बिल्कुल ये बात बहुत कही, और इसमें बहुत सारी फाइल है, इसमें भी सवाल है, मैं इसके भी जाना चाहूंगा, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, बार बार इशारा किया जा रहा है ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, 1 मिनट के बाद वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कि जो बातें चल रही है, जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, क्या अगर जवाब दे दिया गया या जवाब नहीं दिया गया तो पर भी क्या सजा हो पाएगी अरविंद केजरीवाल को चल रही है, और जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, क्या इसमें अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दिए या कुछ सवालों के जवाब दे भी दिए तो पर भी क्या चार्जशीट के लायक, क्या सजा के लायक वो मामला बन पाएगा? हमारे साथ 2 अधिवक्ता हैं, आपके एक नेता भी है और आलोक बख्शी है बीजेपी की तरफ से, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संदीप जी, जो बातें आप कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो जवाब देते हैं या जवाब नहीं देते हैं, जो भी बात हो, पॉलिसी कोई सरकार बनाती है, पॉलिसी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन आपने पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी से सरकार के खजाने का नुकसान हुआ है, तो पॉलिसी उन्होंने वापस ले ली। इसमें क्या मामला बनता है? इसमें किस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है चार्ज? देखिए, पॉलिसी कोई जानबूझ करके ऐसी बनाई गई है जिसमें कि एक्सचेकर को पहले ही नुकसान हो रहा है। आपने देखा होगा जो कमीशन था वो बढ़ा दिया गया, रिटेलर का कमीशन बढ़ा दिया गया और एक के साथ एक मुफ्त कर दी गई। नहीं देखिए, ये पॉलिसी मेन तो ये पॉलिसी थी ना, जो सरकारी दुकान को प्राइवेटाइजेशन किया गया, लीकर पॉलिसी की तो मेन थी जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है। तो प्राइवेट जो प्लेयर होते हैं वो अपने तरीके से अपना सामान बेचने के लिए अपनी पॉलिसी लाते हैं, अपना प्रमोशनल ये करते हैं। तो इसमें गड़बड़ी जो अभी जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहाँ है? अगर आपके पास मनी ट्रेल नहीं मिलता है कि इसको करने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए आपने बेनिफिट्स लिए, आपने पैसे लिए, अगर वो मनी ट्रेल नहीं मिलता है तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे आरोप लगाने में? देखिए, यह सब बातें जो आप कह रहे हैं थोड़ी टेक्निकली टफ हैं और शायद इसीलिए अभी तक इतना समय लग गया केजरीवाल जी को उठाने में। 21 मार्च को जो कोर्ट ने इनके ऊपर हथौड़ा चलाया, उसके बाद केजरीवाल जी की अरेस्ट हुई। कोर्ट तो कन्विंस है कि शक की सुई जा रही है केजरीवाल जी के ऊपर, और शायद इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि आप भाई इतने समय क्यों लगा रहे हो, इनको तुरंत अरेस्ट करो जो है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि 8 बजे के करीब 21 मार्च को अचानक इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बात क्या आती है कि सब्सटेंशियली एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसा लग रहा है अभी तक के मामले में। बिल्कुल, और हमें आपको प्रेजुडिस होकर नहीं चलना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, क्योंकि देखिए, कानून का काम है ट्रांसपेरेंट वे में चीजों को इंटरप्रेट करना और देखना और समझना, और पत्रकारों का भी काम यही है। तो अगर केजरीवाल जी के खिलाफ चीजें मिलेंगी तभी कन्विक्शन हो पाएगा, और अगर ये सब चीजें डॉट कनेक्ट होते हैं तो डॉट कनेक्ट होने में जो मनी ट्रेल है वो चीज निकल के आती है कि नहीं निकल के आती है, और कितना डिस्क्लोजर निकल के आता है, तभी चार्ज फ्रेम हो पाएगा। और चार्ज फ्रेम करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, कन्विक्शन तो बाद की चीज है। बिल्कुल, यही बात मैं पहले दिन से, संदीप जी मैं कह रहा हूँ, मैं इस केस को पहले दिन से बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूँ, एक एक डॉक्यूमेंट्स जो आरोप लगाए गए हैं, लोगों के बयान, वो सारी चीज़। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक आप जो है एप्पल को खोल नहीं पाएंगे, जो मेन जो आपके पास टेक्निकल एविडेंस है, वो टेक्निकल एविडेंस जब तक आप उससे डॉट टू डॉट नहीं मिलाएंगे, तब तक सिर्फ पॉलिसी के आधार पे आप किसी को चार्जशीट नहीं कर सकते। आप देखिए, कन्विक्शन नहीं। दो चीज मैं कहूं, हाँ। देखिए, ईडी के मैटर में कन्विक्शन कराना आसान है, बेल मिलनी कठिन है, लेकिन सीबीआई के मामले में बेल मिलना तो आसान है, कन्विक्शन कराना कठिन होगा। क्यों? कि जब तक की सारी कंडीशन पूरी नहीं होंगी, बिल्कुल, तब तक जो है चार्ज ही नहीं फ्रेम होगा, और चार्ज ही जब फ्रेम नहीं होंगे तो कन्विक्शन का कहां। और दूसरी बात, बर्डन ऑफ प्रूफ कि हम इनोसेंट हैं, यह तो
एक्यूज का जो रोल है, पहले से प्रिज्यूम किया जाएगा कि इनोसेंट है एक्यूज सीबीआई के मामले में, लेकिन पीएमएलए में आपको बताना है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रूव करना है कि वो इनोसेंट है। हाँ, बिल्कुल। तो सीबीआई का मामला है, इसमें थोड़ा सा डिग्री का अंतर है और सीबीआई के लिए टफ केस है इसमें बना पाना, और इसीलिए शायद कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो चल रहा है इसमें जब तक कन्फ्रंटेशन नहीं होगा एक्यूज का बैठा करके, तब तक कुछ निकल के आएगा नहीं। और अगर कुछ मटेरियल निकला होता, तो जैसा आप जानते हैं आज मीडिया की से कोई बात छुपती नहीं है, तो अगर कुछ निकला होता तो अभी तक वो ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आलोक वत्स जी के पास। आलोक जी, क्या लगता है ये जो चीजें चलती रहेंगी, सीबीआई करेगा, सीबीआई के बाद एनआईए जो वो पन्नू के जो दावे हैं उस पर जांच करेगी, भले अभी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत लगता है बढ़ी हुई हो, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का बने रहना अरविंद केजरीवाल का, क्या लगता है कि बीजेपी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए और मुख्यमंत्री के पद पे बने रहें कि नहीं बने रहें, इस पे फैसला करना चाहिए? देखिए, ये तो खुद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि वो किस तरीके का प्रेसिडेंट भारत में सेट कर रहे हैं। जितने भी मुख्यमंत्री एक्यूज हुए हैं उन्होंने त्वरित रिजाइनेशन दिया है, चाहे अपनी पत्नी को ही क्यों न बना दिया हो, लेकिन वो पद पर नहीं बने रहे। लेकिन ये तो अजीब हठधर्मी है कि जेल भी चले गए, जेल से ही कह रहे हैं कि हम तो वहीं से सरकार चलाएंगे। अंतोगत्वा यही होगा कि कुछ दिनों के बाद इनका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और फिर अपने आप ही सारी चीजें, मतलब कह रहे हैं कि आप बर्खास्त, जो एलजी जो है वो सरकार को बर्खास्त करेगी और राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, इस तरीके के आसार है, ये आप कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, अगर ज्यादा दिन तक ये इसी तरीके से सरकार चलाने की कवायद करते रहे तो ये तो सीबीआई के ऊपर में है कि भाई आप ज्यादा दिन तक ऐसे करते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं जोड़ूं मुकेश जी। जी देखिए, संविधान की एक रिक्वायरमेंट है कि सदन की बैठकों में उपस्थित होना, सांसद हो या विधायक हो, और अगर 6 महीने तक अनुपस्थित रहता है कोई भी सांसद या विधायक, संसद के अंदर नहीं आता है, तो उसकी सदस्यता तो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये भी तो एक टेक्निकल पॉइंट है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपको बिना बताए अगर नहीं आते हैं तो आपको सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको अगर पता है, दुनिया को पता है, वो पता है, उनको पता है कि मैं जेल में हूँ, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है, मैंने भी पढ़ा है अभी, चूंकि इसमें तो उसमें कि 6 महीने तक या कहीं भी अगर आप 10 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं तो आपको हाउस को बता के जाना है। अगर आपने बिना बताए आप गए तो आपको एब्सकॉन्डर माना जाएगा और उसके बाद जो है आपको कार्रवाई हो सकती है आपको। लेकिन अगर आप बता के जाते हैं तो शायद इस पर कार्रवाई, और मुख्यमंत्री के केस में विधानसभा में शायद मुझे और पढ़ना पड़ेगा, आप कह रहे हैं तो मैं उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, संदीप मिश्रा जी, आपसे, और जो आम आदमी पार्टी के जो अधिवक्ता हमारे पास है और जो नेता भी हैं नकीर मेहरा जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि एक फिल्म आई थी संदीप जी, आलोक वत्स, मैं तीनों पैनलिस्ट से पूछूंगा, दृश्यम, याद होगा आपको? उसमें अपराध हुआ है, सबको पता है अपराध हुआ है, किसी ने अपराध किया है, लेकिन क्या है, जो कानून चूंकि सबूतों को देखती है तो सबूतों को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया उसमें, इसी बात को, क्या आपको लगता है कि ये सारी कहानी जो है वो दृश्यम की तरह चल रही है? अरविंद केजरीवाल चूंकि पहले से इस विभाग में थे, इनकम टैक्स में थे, उन्हें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, किस तरीके से मिटाया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि ईडी को कोई मनी ट्रेल उनके खिलाफ नहीं मिल रहा है, और अगर मनी ट्रेल नहीं मिलता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिलता है, तो ये केस भले ही जितना लंबा आप खींच लें, लेकिन आपको एक्विटल इस पे हो जाएगा। संदीप जी, नकीर मेहरा, आप भी अगर सुन रहे हो तो आपसे भी मेरा यही सवाल था। नकीर जी, आपने क्या सुना? आपकी आवाज कट गई थी बीच में, आपकी बात, मैंने कहा कि आपने एक फिल्म देखी होगी दृश्यम, तो दृश्यम में जिस तरीके से अपराध तो हुआ है, घटना तो हुई है, लेकिन उसके सबूतों को मैनिपुलेट किया गया था उसमें, और जानबूझ के किया गया था, सबने उसको देखा था। क्या अरविंद केजरीवाल वहाँ से प्रेरणा लेकर के ये सारी चीज़ें सबूत को मिटा दी हैं कि कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा? अपराध हुआ, ये सबको पता है कि पैसे के लेन देन हुए हैं, ड्राफ्ट जो है, बाकी चीज़ें जो है, पॉलिसी को चेंज किया गया है, लेकिन सबूत कहीं पे नहीं है। नकीर मेहरा जी, क्या आवाज़ सुन रहे हैं आप मेरी? संदीप जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो। आलोक जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है जी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। आप जरा एक बार प्रश्न को फिर से मैंने कहा कि फिल्म, एक दृश्यम, एक फिल्म आई थी जिसमें अपराध को
चूंकि कानून का सबूत मांगता है तो सबूत को मिटा दिया गया था। अगर आपने देखी होगी वो फिल्म दृश्यम, तो क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से सब चीज़ इनको पता है? और चूंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी हैं, उनको सारी चीज़ें पता है कि मनी ट्रेलिंग को किस तरीके से डिसअपियर किया जा सकता है, कैसे क्या करेंगे कि उसका ट्रेल नहीं मिलेगा। और शायद यही वजह है कि उनके खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, जबकि सबको पता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है और सबूत जो है अदृश्य कर दिया गया है। ये आपका कहना सही है मुकेश जी, कानून सबूत मांगता है। और चूंकि ये इनकम टैक्स में रहे हैं, इनको उसकी सारी चीजें मालूम है, तो हो सकता है ये इस तरीके का कुछ कर दें कि वो सबूत मिले ही ना और ये अक्विट हो जाए, बिल्कुल अक्विटल हो जाए इनका। हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती, क्योंकि अब तक अगर इनको ओनअप करना होता तो ये ओनअप कर चुके होते, लेकिन ये अंतिम दम तक नहीं ओनअप करेंगे जब तक कि खुद से प्रूव न कर दे सीबीआई या ईडी या एनआईए कि हाँ जी ये रहा ब्लैक एंड व्हाइट में इनके खिलाफ सबूत। जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक ये तो किसी भी हाल में हिलने वाले नहीं है जी, मुझे जैसा लग रहा है जी। ठीक है, संदीप मिश्रा जी, मैं आप ही के पास आ रहा था जी, बताएं ये जो दृश्यम वाला जो सीन है इसमें। दृश्यम के साथ साथ अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक दर्शकों तक बात चली जाए क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने वाली जो बात बोल दी, 60 डेज का प्रोविजन है। अच्छा। और आर्टिकल 102 क्लॉज 4, अगर कोई सदस्य 60 दिनों तक किसी भी सदन की में जो है उपस्थित नहीं होता है और विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, तो यहाँ तो जेल क्या परमिशन लेके गए हैं क्या? आप बताइए ना। अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से पहले क्या परमिशन लिया है अपने सदन से जो है कि मुझे जेल जाना है, मुझे अनुमति दे दी जाए? मुझे लगता है ये रेयर कंडीशन है, इस पे ये जो है डिबेटेबल है मेरे ख्याल से। हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वैकेंट 60 दिन तक अगर हो जाता है और बिना अनुमति के गए हैं, तो 60 दिन बाद तो उनकी सीटें ही खाली हो जानी चाहिए। और हमें लगता है अगर लोग सुन रहे हैं तो इस पे दावा करना चाहिए विपक्ष कोई लोग। ये अनुमति कौन देगा? विधानसभा अध्यक्ष देंगे? विधानसभा अध्यक्ष देंगे। तो वो ले लेंगे, तो अपनी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो ले लेंगे अनुमति। लेकिन 60 दिन के भीतर ले लेंगे ना, 60 दिन के भीतर ले लेंगे। नहीं, जिस दिन आप गए हैं उस दिन आपको बताना है कि आप गए हैं कि नहीं गए हैं, पर अनुमति लेके गए हैं कि नहीं लेके गए। अगर अनुमति लेके नहीं गए, बाद में अनुमति लेने से इलीगल थोड़ी ना हो जाएगा। जिस दिन अरेस्ट हुई है उसके एक दिन पहले तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले, आधे घंटे पहले परमिशन लेने आना चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष से कि भाई मुझे पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, मुझे अनुमति दे दीजिए। और अगर आपने अनुमति नहीं ली है, आपने टेक्निकल पॉइंट अच्छा उठाया है, मुझे लगता है कि डिबेट चाहिए कि विपक्ष के लोगों को कि इस पे राज्यपाल जी के पास, माननीय राज्यपाल जी के पास जाएं और लोकसभा मतलब इस तरह का डिमांड की जानी चाहिए, हाँ, विधानसभा अध्यक्ष से कि इनकी सीट जो है वैकेंट डिक्लेयर की जाए और इनको जो है विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आर्टिकल 102 क्लॉज 4 जी, इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूं। नकीन जी वो भी अधिवक्ता है, वो समझते होंगे, उनको भी जानकारी होगी। नकीन जी, क्या आपको लगता है कि जो कानून है उसके तहत ऑटोमेटिकली वो जी जो दृश्य मूवी की बात हुई थी वहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि एक एक्चुअल चीज को आप एक मूवी पर कनेक्ट ना कीजिए। दृश्य मूवी है और ये एक्चुअल है। यदि केजरीवाल के अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस उनके पास में होती, ईडी के पास में, सीबीआई के पास में, तो वो तक के पता नहीं वो क्या कर चुके होते। अभी तक एक सिंगल एविडेंस इनके पास नहीं मिली है और इनके पास में एक मनी को लेकर के 1 रुपया तक नहीं मिला है। तो कहां से अपराध हुआ? ये टोटली मैं स्टार्टिंग से मेरे आपके साथ टोटली पॉलिटिकल स्टंट है और लोकसभा को रोकने के लिए, अब विधानसभा को रोकने के लिए। और जो व्यक्ति, जो नेता एक अच्छा कार्य कर रहा है देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो देश के कब आगे बढ़ता है? जब देश का बच्चा आगे बढ़ता है, जब शिक्षा लेता है। जो देश की शिक्षा व्यवस्था हमारी सिसोदिया ने सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था। लेकिन जी आप बार बार हर एक चीज को जो है घूम फिर करके आप चले आते हैं शिक्षा व्यवस्था पे। मैंने शिक्षा व्यवस्था पे कहाँ सवाल उठाया है? मैंने तो सवाल नहीं उठाया उस पर। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोई अच्छा टीचर, अभी आप देखिए नीट पेपर मामले में लीक जो मामला हुआ है उसमें ओएसिस के प्रिंसिपल जो हैं वो पकड़े गए हैं, वो पकड़े गए ना। तो शिक्षा तो ठीक ठाक दे रहे थे लेकिन पकड़े गए, भाई घोटाला किया तो पकड़े गए। तो आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराध करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। एक एविडेंस तो कलेक्ट कीजिए सर, कोई एविडेंस तो कलेक्ट कीजिए ना। जो बीजेपी के अंदर जो मुलजिम हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, हरियाणा को ले लीजिए, नवीन
नवीन जिंदल है, नवीन जिंदल को खुद मोदी जी कहते थे कि बहुत बड़ा काले कोयले के अंदर काले हाथ हो चुके हैं इसके, और फिर उसने ही बीजेपी ज्वाइन कर। चलिए ठीक है, ये तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैं अभी संदीप जी ने एक सवाल उठाया है कि 6 महीने तक, अगर ये 60 दिन तक 60 डेज अगर आप सदन से गैर हाजिरी रहते हैं बिना पहले से अनुमति लेके, तो आपकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाती है, उस सीट को वैकेंट माना जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। संदीप जी ने कहा, संदीप जी ने एक रूल पढ़ के बताया है, एक बार फिर से संदीप जी बताइए इनको। मैं पढ़ देता हूं। 101 आर्टिकल वैकेशन ऑफ सीट्स, नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउस। मैं क्लास 4 ही सीधे पढ़ रहा हूं आपको जी। If for a period of 60 days, a member of either house of the parliament is without permission of the house absent from all meetings thereof, the house may declare his seat vacant. जो चीज यहाँ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, लोग सब जगह यही है, सभी जगह यही है। स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा, आर्टिकल चेंज हो जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा। और दिल्ली के केस में 39AA है। यदि पार्लियामेंट को इंफॉर्मेशन सूचना है कि वो, तो ये पूरा देश जानता है कि वो दिल्ली के अंदर जेल में क्यों है, ये पूरा देश जानता है। देश के जानने से नहीं होता है भाई साहब, प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। मिश्रा जी आप सीनियर काउंसिल है, और ये आलोक प्रवक्ता जी हमारे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई दृश्य मूवी के अंदर इन्होंने जो अपने एविडेंस है इनको छिपा लिया है। ये जो है, ये कमिश्नर थे, कमीशन पे इनको एक्सपीरियंस है। कैसी बात करें सर, जो इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में जो अब आप कह रहे हो खजाने को नुकसान है, किस तरह खजाने को नुकसान है? आज ये बजट को देख लीजिए, दिल्ली का सबसे अच्छा बजट है। सब कुछ खर्च करने के बावजूद दिल्ली का बजट बहुत अच्छा बजट है। शिक्षा के अंदर सबसे ज्यादा बजट लगाया गया है, हेल्थ के अंदर बजट लगाया गया है। कभी आप किसी मिनिस्टर को भी ले लीजिए, इसके अंदर जाए, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, गृह मंत्री, आप किसी के खिलाफ कोई एविडेंस तो लेके आइए, किसी के खिलाफ भी कोई एविडेंस तो दिखाइए ना कोर्ट को। इस तरह से किसी गिरफ्तार करके, ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा जी कि अपराध तो हुआ है, घटना हुई है, हत्या हुई है, लेकिन हत्या का कोई जो है गवाह नहीं है, यही चीज दिखाएगा। यानी घटना हुई है लेकिन गवाह को छुपाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। ऐसा हमने फिल्मों में देखा है। मुझे लग रहा है कि उसी तरीके की चीजें यहाँ पे आ रही है कि शायद जो है अभी किसी को मिलना है, लेकिन अगर घटना हुई है, अगर अपराध हुआ है, तो उसके निशान कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और अपराधी कभी बच नहीं पाता। ये भी एक सत्य है और इस सत्य से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप मिश्रा जी आपका, आलोक वत्स जी आपका, और अधिवक्ता नकीम जी हमारे साथ है, मेहरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें साझा की। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पूछताछ जो है अभी पहले दिन की पूरी हो चुकी है, 2 दिन और समय बचा है। 2 दिन में भी उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब वो देंगे कि नहीं इसकी उनकी बाध्यता नहीं है। और इन सवाल जवाब के आधार पे सीबीआई क्या चार्जशीट फाइल कर पाएगी, और अगर चार्जशीट फाइल कर पाएगी तो क्या उनको सजा भी दिलवा पाएगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो एविडेंस चाहिए, जो डॉट्स को मिलाना है, वो बहुत बड़ी चुनौती है मिलाना, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उनके पास नहीं है। और केजरीवाल किसी भी सवाल का, सीबीआई के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही है, और केजरीवाल की याददाश्त जो है बहुत सारे सवालों को सुन करके खत्म हो जा रही है। अगर वो याददाश्त उनकी वापस आ जाती है और सवालों के जवाब देते हैं, तब शायद कुछ हो सकता है। लेकिन अगर उनकी याददाश्त वापस नहीं आई, यानी अगर वो सवालों के सही जवाब नहीं दिए, तो इस मामले का आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।